नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कचौरी स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, अपने साइंस के टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें कक्षा 6 अपने कंप्लीट कर चुके हैं। अब कक्षा 7 है, वो अपने चल रही है। ये सारे के सारे टॉपिक हम अपने राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उससे अपने कर रहे हैं। दोस्तों, अभी अपनी कक्षा 7 का 7 नंबर अध्याय करने जा रहे हैं जिसका नाम है जीव विकास। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, इस अध्याय में अपने पढ़ेंगे जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई है, उनका विकास क्रम क्या है, और जैव विकास के प्रमाण क्या क्या मिले हैं और उनके सिद्धांत क्या है जैव विकास के, ये अपने पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं इसमें जीव की उत्पत्ति है वो क्या है। देखिए कि पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति एक अत्यंत मंद प्रक्रिया के फलस्वरूप हुई है। प्रारंभ में पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन एवं जल वाष्प थी। अत्यधिक गर्म वाष्प एवं कार्बन की प्रतिक्रिया से हाइड्रोकार्बन यौगिकों का निर्माण हुआ और नाइट्रोजन व धातु की क्रिया से नाइट्रेट बनी। नवनिर्मित नाइट्राइट व गर्म वाष्प में अभिक्रिया से अमोनिया गैस का निर्माण हुआ और हाइड्रोकार्बन व अमोनिया के रासायनिक संयोग से शर्कराओं तथा कार्बनिक अम्लों का निर्माण हुआ। अमीनो अम्ल तथा कार्बनिक अम्लों के मध्य रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप विभिन्न प्रोटीनों का निर्माण हुआ और 3 अरब वर्ष पूर्व इन प्रारंभिक प्रोटीन से एक वायरस सदृश जीवन का विकास हुआ, यानी वायरस के समान जीवन का विकास हुआ। इनसे नीली हरी शैवाल के सदृश अर्थात नीली हरी शैवाल के समान अत्यंत सूक्ष्म प्राथमिक जीवों का निर्माण हुआ। तत्पश्चात प्रोटोजोआ नामक एक कोश के जीव की उत्पत्ति हुई। सामान्यतया यह क्रमिक परिवर्तन सरलतम जीवों के जटिल जीवों की ओर बढ़ा है। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी तरीके से विस्तार से ये बात समझाई है और इसको आप अपने नोट्सों में अच्छे तरीके से नोट कर लेना, ठीक है। सरलतम जीवों में परिवर्तनों द्वारा क्रमशः अधिकाधिक जटिल जीवों की उत्पत्ति एवं विकास को जैव विकास कहते हैं। ये जैव विकास की परिभाषा है दोस्तों, इसको भी आप अच्छे से याद रखना। ये विकास का क्रम है वो कैसे चला है वो दर्शाया हुआ है, ठीक है। इसको भी, इस चित्र को, जैव विकास के चित्र को भी आप अच्छे से माइंड में सेट कर लेना। अब देखिए कि सर्वप्रथम एक कोश के जीव का निर्माण हुआ, फिर उनसे बहुकोशिकीय जीवों की उत्पत्ति हुई। पूर्व में ये जीव सरल थे परंतु धीरे धीरे विकास के क्रम में जटिल होते गए। प्रारंभ में या आरंभ में सभी जंतु एकेशुरुकी क्या होते हैं, जिनमें क्या रीढ़ की हड्डी नहीं होती, यानी बिना रीढ़ की हड्डी वाले थे। इनसे मछलियों का विकास हुआ। उनसे उभयचर या अपने कह सकते हैं जल या स्थलचर जो होते हैं वो उभयचर कहलाते हैं। जंतुओं का विकास हुआ। इनसे सरीसृपों का विकास हुआ जिन्होंने करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी पर विचरण किया, जैसे कि डायनासोर, ये जो प्रजाति है ये सरीसृप में आ जाएगी, यानी विलुप्त जंतु है अभी फिलहाल ये। तत्पश्चात कुछ सरीसृप पक्षियों में भी, कुछ स्तनी वर्ग में भी विकसित हुए। एक वर्ग से दूसरे वर्ग के जंतुओं के विकास में हजारों वर्षों का समय लग गया। इसी तरह पादपों में भी क्रमिक विकास हुआ। ये डायनासोर का चित्र दर्शाया हुआ है दोस्तों। जैव विकास के प्रमाण क्या है वो देखिए। सबसे पहले देखिए वर्गीकरण प्रमाण में कि जंतुओं के वर्गीकरण प्रोटोजोआ से लेकर एकाइनोडेर्मेटा तक समस्त जंतुओं का क्रमिक विकास हुआ। इसी प्रकार कोरडेटा के पीसीज, एमीफीबिया और रेपिटिला एवीज तथा मेमिलिया में कई समानताएं हैं। जैसे इनमें से केशुरुक दंड खोखला होता है और पीसीज वर्ग के जंतुओं का विकास नॉन कोर्डेटा से हुआ है। विकास का क्रम सरल से जटिल की ओर हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि सभी जीव एक पूर्वज से विकसित हुए हैं। जैसे एक वृक्ष के मुख्य तने से अनेक शाखाएं निकलती है, वही क्या है विकास का, इस तरीके से दर्शाया हुआ है। ये वर्गीकरण के प्रमाण हैं। इसमें देखिए सबसे पहले आप एक बार देख लेना। अब अपने इसमें पढ़ते हैं शारीरिक संरचना के प्रमाण हैं। उसमें सबसे पहले अपने समजात अंग है।
समजात अंग में देखिए व्हेल का दर्शाया है, फिर पक्षी का दर्शाया है, फिर चमगादड़ के पंख वगैरह दर्शाए हैं और फिर मनुष्य के दर्शाए हैं। देखिए व्हेल, पक्षी, चमगादड़ व मनुष्य के अग्रपाद दिखाए गए हैं। इन सभी के अग्रपादों की बाह्य संरचना में भिन्नता दिखाई देती है, जो कि अलग प्रकार के आवास व कार्यों के कारण होती है। यहाँ पे देखिए व्हेल है तो इसका अग्रपाद है वो तैरने का काम करता है, जिसको अपने क्या है और किसका रूपांतरण रूप है, ये फ्लिपर में रूपांतरण है इसका, ठीक है, अग्रपाद का। फिर पक्षी का देखते हैं तो अग्रपाद है वो क्या होगा, उड़ना के कार्य में आता है, यानी उड़ने के काम में आता है, और किसका रूपांतरण है, ये पंख का। फिर चमगादड़ है, ये भी क्या आते हैं, उड़ने के काम होते हैं, ठीक है, और पंख का रूपांतरण है ये। मनुष्य में वस्तुओं को पकड़ना है और ये किसका रूपांतरण है, हाथ में, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपने समवर्ती अंग। समवर्ती अंग जैसे कि कीट में भी पंख होते हैं, पक्षी में भी होते हैं और चमगादड़ में भी होते हैं, ठीक है। तो इनको अपने क्या करते हैं, समवर्ती अंग में डिवाइड करते हैं। देखिए कीट, पक्षी व चमगादड़ में पंख दिखाए हैं जो उनके उड़ने के कार्य में सहायता करते हैं। इन पंखों की संरचना व उत्पत्ति में क्या अंतर होता है। देखिए कि कीट के पंखों की उत्पत्ति शरीर की भित्ति से निकले प्रवर्धों के रूप में होती है, ठीक है, जबकि पक्षी व चमगादड़ के पंख की उत्पत्ति अग्रपाद के रूपांतरण से होती है। तो इनमें क्या होती है, पक्षी वाले में इनमें हड्डियां होती है, अतः इनके कार्यों में समानता होती है, परंतु उत्पत्ति व संरचना में क्या होती है, भिन्नता होती है। ऐसे अंगों को अपने क्या कहते हैं, समवर्ती अंग कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि समवर्ती अंग कौन से होते हैं, जिनके क्या है, कार्यों में तो समानता हो लेकिन उत्पत्ति व संरचना में क्या हो, भिन्नता हो। समवर्ती अंग वाले जंतुओं का विकास जंतुओं के विभिन्न वर्गों में विभिन्न प्रकार से हुआ है। इसके बाद पढ़ते हैं अपने जीवाश्म प्रमाण। जीवाश्म प्रमाण कौन से होते हैं कि चट्टानों में मिलने वाले मृत जीवधारियों के अवशेष, उनके चिन्हों को जीवाश्म कहते हैं अपने। ये अवसादित चट्टानों में पाए जाते हैं। कभी कभी तो जीवधारियों के पूरे शरीर का आकार जीवाश्म में मिलता है। यह विकास का सबसे ठोस प्रमाण है। तो पुरानी जो चट्टानें वगैरह होती है उनमें क्या करते हैं अपने, जैसे डायनासोर के अंग मिलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं दोस्तों, ठीक है। ये चित्र में दर्शाया हुआ है। फिर घोड़े में ये दर्शा रखा है किस तरीके से घोड़े का विकास क्रम चला है, ये दर्शा रखा है। अब अपने पढ़ते हैं अवशेषी प्रमाण। अवशेषी प्रमाण में क्या है, जंतुओं में कुछ ऐसे अंग भी पाए जाते हैं जो आज तो उनके अवशेष के रूप में हैं, परंतु कभी उनके पूर्वजों में बहुत विकसित तथा लाभकारी थे। ये एक टेबल दर्शाइए जिसमें आपको ये याद रखना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मानव में देखिए सबसे पहले अवशेषी अंग कौन से हैं, बाह्य कर्णपेशियाँ हैं वो अवशेषी अंग में आती है। निमेषक पटल है वो भी आता है अवशेषी अंग में, और पुच्छक केशुरुकी है वो भी आता है। कर्मी रूप परिशेषिका है वो भी आती है। और समुद्री तल की मछलियाँ, इनमें देखिए अल्प विकसित आँखें जो होती है वो अवशेषी अंग उनका। अजगर एक प्रकार का जो सांप होता है उसमें देखिए पक्षपाद की अल्प विकसित अस्थियाँ जो है वो क्या आती है, अवशेषी अंग होता है। और कीवी या शुतुरमुर्ग में देखिए पंख, तो आपने देखा भी होगा शुतुरमुर्ग वो काफ़ी बड़ा पक्षी होता है लेकिन उसके पंख है वो उसके उड़ने में काम में नहीं आता है, वो सिर्फ दौड़ता है, ठीक है। ये अवशेषी अंग प्रमाणित करते हैं कि उनके पूर्वज में ये अंग क्रियाशील व विकसित हो रहे होंगे, क्योंकि कालांतर में उनकी उपयोगिता कम होने के कारण अवशेष के रूप में रह गए हैं। ये डायग्राम में दर्शाया है, जैसे बाह्यकरण की पेशियाँ हैं, कर्मी रूप है और परिशेषित है। और ये देखिए आगे इधर दर्शा रखा है अपने पटल दर्शा रखा है, निमेषक पटल है, देखिए निमेषक पटल ये दर्शा रखा है, इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। अब जो शरीर की क्रिया के प्रमाण हैं उनमें देखिए सबसे पहले है पाचन तंत्र में समानता। पाचन तंत्र में देखिए ये डायग्राम है जो मेंढक का, पक्षी का और मानव का दर्शाया है पाचन तंत्र। इसमें देखिए हम देखते हैं कि इन जंतुओं में पाचन तंत्र में ग्रसनी, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत आदि पाए जाते हैं। इनमें यकृत, अग्नाशय आदि पाचक ग्रंथियाँ हैं। इनमें उत्पन्न पाचक रस व उनके कार्य भी क्या है, समान है। अतः यह सिद्ध होता है कि इन जंतुओं का विकास एक निश्चित क्रम में हुआ है। ये किन किन के मिलते हैं वो दर्शाया है कि विभिन्न जंतुओं के जो कंकाल वगैरह है वो भी दर्शा रखे हैं नीचे, जैसे अपने मछली, मेंढक, इनके कंकाल दर्शाए हैं। सामान्यतः पृष्ठवंशी जंतुओं में कंकाल पाया जाता है। इनमें रीढ़ की हड्डियाँ पाई जाती है जो कि छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है। इसे
जिन्हें अपने क्या कहते हैं, केशिरुकाएँ कहते हैं। इनमें हाथ पैर की हड्डियां व कंकाल तंत्रों में समानता बताती है कि उनके पूर्वज समान थे। समय के साथ परिस्थितियों में परिवर्तन होने से इनमें कुछ अंतर आ गया। और अब देखिए हृदय की जटिलता का प्रमाण देखिए। मछली, मेंढक और सर्प और मनुष्य के हृदय दर्शाए हैं। तो इसमें आपको काम की चीज़ें हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, वो आपको इस टेबल में मिल जाएगी। क्या याद रखनी है, देखते हैं अपने कि मछली के हृदय की संरचना सबसे सरल होती है और मनुष्य की जटिल, जो कि एक निश्चित विकास का क्रम दर्शाता है। मछली में क्या होता है, आपको याद रखना है कि 2 कोष्ठ होते हैं, जिसमें से एक आलिंद और एक नीले होता है। मेंढक में 3 कोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद और एक नीले। और सर्प है, इसमें 2 आलिंद और 2 अपूर्ण नीले होते हैं, ठीक है। और मनुष्य में 4 कोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले। इसके अलावा रुधिर प्रोटीन में समानता, तो विभिन्न वर्गों के जंतुओं, उदाहरण के लिए मनुष्य, वनमानुष, बंदर, मछली तथा मेंढक आदि में रुधिर प्रोटीन में समानता पाई जाती है। और भ्रूणीय प्रमाण देखें तो देखिए बहुकोशिकीय जंतुओं में लैंगिक प्रजनन द्वारा एक कोशिकीय युग्मनज बनता है, जो कि विभाजन के द्वारा भ्रूण बनाता है। ये देखिए भ्रूण की अवस्था, प्रारंभिक भ्रूण है, फिर अर्धविकसित है, फिर पूर्ण विकसित है। तो अलग अलग दर्शाएं। जैसे जब हम मछली, कछुआ, चूजा, मनुष्य के भ्रूणों के चित्र को देखते हैं तो उनके आरंभिक अवस्थाएं लगभग समान दिखाई देती है। इससे सिद्ध होता है कि सभी पृष्ठवंशियों के पूर्वज मछली के समान होंगे या सदृश होंगे तथा इनका विकास निश्चित क्रम में हुआ है। प्रत्येक जंतु का भ्रूणीय विकास उनके जातीय विकास के इतिहास को दोहराता है। इसे पुनरावर्तन का सिद्धांत कहते हैं। और ये सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, इसे हैकेल नामक जर्मन वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। तो इसको आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। योजिक कड़ी का प्रमाण है, तो ये दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अपने आगे वाले में, क्योंकि अगर इस वीडियो में पढ़ते हैं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इसमें कुछ डाउट है या फिर कुछ समस्याएं हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जो अगली वीडियो में अपनी ज़रूर सुधारेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।